स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद राम प्रवेश सर। हम कर रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। मैंने आपको बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हम इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। हमने नालों के निर्माण तक पढ़ लिया था। हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली थी, या उसी को सबसे अनूठी विशेषता कहा जाता है। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा गृह स्थापत्य कला। ठीक है, जो गृह स्थापत्य कला है ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। इसको आप निचले भवन के उदाहरण के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और ये एक आवासीय भवन का उदाहरण है। यहाँ पे लोग क्या करते थे, निवास किया करते थे। यहाँ पे जो आंगन होता था वो केंद्रीकृत होता था, मतलब इस तरह से कमरे बने होते थे। ठीक है, इस तरह से कमरे बने होते थे और बीच में आंगन होता था, और तीनों तरफ कमरे बने होते थे, बीच में एक बड़ा सा गेट हुआ करता था। इस आंगन का प्रयोग लोग खाना बनाने के लिए, बातचीत करने के लिए, साथ में कुछ काम करने के लिए, अनाज निकालने के लिए, क्योंकि पहले जो संयुक्त परिवार थे तो बड़ा परिवार हुआ करता था, तो लोगों का खाना पीना एक ही चूल्हे में एक साथ बना करता था। प्रत्येक घर में स्नानागार होते थे। ये लोग एकांत को बहुत महत्व देते थे, इसलिए पहले मंजिल पे खिड़की नहीं होती थी। इनका मानना था कि दीवारों के भी कान होते हैं। 2 मंजिला इमारत पाई गई है। हर घर के फर्श ईंटों से बने होते थे। मोहनजोदड़ो में कुल 700 से अधिक कुएं की संख्या पाई गई है। कोई आपसे पूछे मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या कितनी है, तो मोहनजोदड़ो में कुल 700 से अधिक कुओं की संख्या पाई गई है। उसके बाद कोई आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो इसको कहते हैं मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा विशाल स्नानागार। क्योंकि विशाल स्नानागार था जो आयताकार आकृति में पाया जाता है। ये जो था आयताकार आकृति में था इस तरह से, और इसके तीनों तरफ कमरे बने होते थे। इसके तीनों तरफ कमरे बने होते थे। तीनों तरफ कमरे बने होते थे। ठीक है, इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्य के लिए किया जाता था। अनुष्ठानिक कार्य का मतलब क्या है, पूजा पाठ करने के लिए, जो स्नान वगैरह होती थी उसके लिए किया जाता था। क्योंकि इसके आसपास ना पुरोहितों का निवास स्थल पाया गया है। इसके तल तक जाने के लिए इसके दाएं और बाएं ओर सीढ़ी बनी होती थी। ठीक है, जलाशय के किनारे में जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया था। इसके तल में बेसाल्ट नामक पत्थर का प्रयोग किया गया था ताकि पानी जल्दी से ना सोखे। प्रत्येक गली में 8 होती थी, इस तरह से गली होता था, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, प्रत्येक गली में 8 होते थे। प्रत्येक स्नानागार नालियां गलियों के साथ मिली थी। नेक्स्ट अगर आप अगला टॉपिक की बात करोगे, तो अगला टॉपिक है शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान। तो शिल्प उत्पादन केंद्र की क्या पहचान थी, तो पुरातात्विदों ने शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला तो उन्होंने वहां पे देखा कूड़ा करकट। तो उनका मानना था कि जो लोग क्या करते थे, जो उनके काम की चीजें थी, जो वस्तुएं उनके काम की थी, उसको वो लोग काट लेते थे, बाकी को वो वहीं छोड़ देते थे। ठीक है, दूसरा पत्थरों के टुकड़े, जो बड़े बड़े पत्थर होते उसमें से उन्होंने काट लिया, जितनी जरूरत की थी वो अपने साथ लेके बाकी वहीं छोड़ दी। कुछ औजार वगैरह उनके वहां पड़े पाए गए हैं। तो इससे अनुमान लगा कि भाई ये कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, शिल्प उत्पादन केंद्र करते हैं। अगर हम नॉर्मली कहीं जाते हैं तो हम वहां पे दुकानों के बाहर कुछ अवशेष देख के पहचान लेते हैं, ये किस चीज की दुकान है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। तो वही चीज है। अगला है मोहर। तो मोहर जो बनाए जाते थे वो सेलखरी नामक पत्थरों से बनाए जाते थे। मोहर का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु में सील लगाने के लिए, ताकि पता चल सके कि वस्तु के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई हो। और ये चाट नामक पत्थर से ही बने होते थे, सेलखरी नामक पत्थर और चाट नामक पत्थर से बने होते थे। नेक्स्ट है बाट। बाट का प्रयोग वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। ये कई आकार के होते थे, गोलाकार, धनाकार, वृत्ताकार, आयताकार। ठीक है, इसका प्रयोग वस्तुओं को तोलने के लिए किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पाई लिपि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकता है हमारा, हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि कहा जाता है। इसको रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह एक चित्रात्मक लिपि भी है, क्योंकि इसमें जो चित्र की संख्या है वो 375 से 400 तक पाई गई है। इसे दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, जिस तरह से उर्दू को लिखते हैं हम, वैसे ये लिखा जाता है दाएं से बाएं ओर। ठीक है, और इसी में अगर हम बात करें, तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा जो अभिलेख है उसमें
वो 25 चित्र पाए गए, सबसे बड़े अभिलेख में 25 चित्र पाए गए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसाद तथा शासक। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि क्या हड़प्पा सभ्यता में शासक थे? तो इस पे मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है, कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक थे, कुछ का मानना है हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे। जिनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक थे, उनका तर्क ये है कि हड़प्पा का एक नगर नियोजित शहर है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, और ये काम जब ही हो सकता है जब एक नेता या कोई भी व्यक्ति अपने नेतृत्व में कराता हो। दूसरा, इनमें एक समान ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्चे माल के स्रोत सेम है। कुछ पुरातात्विदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे। इसका प्रमुख रीजन ये है, इसका प्रमुख रीजन ये माना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमें युद्ध संबंधित कुछ भी साक्ष्य नहीं पाए गए, तो जिससे इन लोगों का मानना है कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा खत्म करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही जल्दी आपके पूरे कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।